यूजेस ऑफ SO2 ये क्लियर था, एक्सप्रेशन बाकी था। बोलो नंबर 1 बोलो यूजेस नंबर 1 50 की खुली है, थोड़ा स्लो कर दो। बोलो नंबर यूजेस नंबर 1। अरे पढ़ के तुमने लिखा है उसमें से बताओ। SO2 के यूजेस तुमको नहीं पता कहाँ लिखे हैं? बैठो। रिफाइनिंग ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है और इसमें जो रिफाइनिंग होते हैं वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड सभी में वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। और एंटी क्लोर एंटी क्लोर का मतलब होता है इफ कहीं पे क्लोरीन प्रेजेंट है और उस क्लोरीन को वहां से निकालना है, तो उस क्लोरीन को वहां से निकालने का जो काम करेगा उसको बोलते हैं एंटी क्लोर। अब ये क्लोरीन को कैसे निकालेगा? सपोज वी आर हैविंग वन कंटेनर, इन दिस कंटेनर क्लोरीन गैस इज प्रेजेंट और यहाँ पे हमको कोई रिएक्शन करना है और उस रिएक्शन के लिए जो क्लोरीन रहेगा वो अच्छा नहीं है, वो हार्मफुल है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस क्लोरीन को वहां से रिमूव करना होगा। तो उस क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे SO2 को ऐड करेंगे। अब ये SO2 क्या करेगा, Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और SO2 Cl2 बनाएगा और इस मॉलिक्यूल को हम बाहर निकालेंगे। या तो हम निकालेंगे नहीं, फिर भी ये वाला क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा। हमको Cl2 नहीं चाहिए, वो किसी के साथ कंबाइन रहेगा तो चलेगा, वो ओनली Cl2 नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे SO2 को डाल दिया, Cl2 के साथ रिएक्शन किया, ये कंपाउंड बना दिया। तो यहाँ पे जो Cl2 था वो इसके साथ कंबाइन हो गया। तो अब ये जो Cl2 रहेगा वो हमारे लिए किसी रिएक्शन के लिए कोई मतलब हार्मफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो एंटी क्लोर का मतलब होता है टू रिमूव द क्लोरीन। तो SO2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, SO2 Cl2 बनाएगा। दो टाइप के कंपाउंड्स बताए थे, वन इज कॉल्ड एज SOCl2 एंड सेकंड इज कॉल्ड एज SO2Cl2। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज आयोनिक क्लोराइड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होते हैं, आयोनिक क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। नेक्स्ट सेम हो जाएगा। और sulfuric and sodium hydrogen sulfate and calcium hydrogen sulfate are manufactured from sulfur dioxide. ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करके हम सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना सकते हैं और calcium hydrogen sulfide. कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड या सल्फेट? ITE सोडियम कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। वो सही था, सोडियम है कैल्शियम वो सही था ऊपर वाला। ऐसा फोर की जगह SO3 आएगा ऊपर सल्फेट है, सल्फाइड है। ठीक है, ऐसे किसके लिए?
तो यहाँ होता है SO3 -2। इसको स्टेबिलाइज करने के लिए यहाँ पे कौन काम करेगा? यहाँ पे एक है Na+ और दूसरा है H+। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे कैल्शियम +2 यूज करेंगे तो इसका कितना क्वांटिटी यूज करना पड़ेगा? तो एक्चुअली ये इस फॉर्म में HSO3 -1। ठीक है, इसका रिएक्शन जब Na+ के साथ करेंगे तो इसका 1 और इसका 1 रेशियो रहेगा, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू NaHSO3। जब इसका रिएक्शन करना है हमको कैल्शियम +2 के साथ, तो क्या होगा? इसका 1 मोल और इसका 2 मोल बाय, अरे +2 है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए -2 होना चाहिए ना। इसके ऊपर कितना है? -1, सो दिस शुड बी CaHSO3/2। ठीक है, तो ये आएगा CaHSO3/2। और बोलिए Liquid SO2 is used as a solvent to dissolve a number of organic elements. ओके। अब देखो यहाँ पे जो SO2 है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो दिस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस वन। तो दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर? पोलर। इसका मतलब जो कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे रहेंगे उस सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट करके भी यूज करेगा। जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उसमें एक यूज कॉमन होता है, इट इज यूज्ड एज अ रीएजेंट इन अ केमिकल इंडस्ट्री। तो ये जो रहेगा एक यूज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इनमें से ये वाला जो रिएक्शन है ये हमको आगे जाके पढ़ना है कि SO2 को यूज करेंगे और SO2 का रिएक्शन हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? H2SO4 मिलेगा। ये आगे पढ़ना है अभी। और ये जो है इनसे ये दोनों बने हैं। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। कितने यूजेस है? पक्का? ओके। ये कैसे बनेगा? H2SO4 कितने H+ है? लेकिन दोनों एट ए टाइम नहीं देगा, पहले ये एक ही देगा तो ये लिखते हैं। ठीक है, तो क्या देगा? H+ HSO3-1। ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ किया? Na+ के साथ, तो ये हमको मिलेगा NaHSO3। ठीक है, इनके हमने बोला कि यहाँ पे हम SO2 का रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? H2SO3। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? H2SO3। ठीक है, इस प्रकार से आफ्टर सम टाइम ये दूसरा भी लूज करेगा तो क्या बनेगा? SO3-2। इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2। Suppose I am using here Na+, also it is converted into Na2SO3. Suppose I am using here magnesium +2, then it is converted into MgSO3. अब एंडिंग में ATE आएगा, ITE आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये कैसे आता है मैंने आपको बता दिया था। एक एसिड हुई हुई हाइपोवर, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, ये था किसके बारे में? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वाला क्या बोला था? सल्फ्यूरिक एसिड घर से लिख के लाने के लिए बोला था। ये जिन लोगों ने लिख के लाया है वो बैठे रहेंगे कॉपी को ओपन करके, जिन लोगों ने नहीं लिख के लाया है वो खड़े रहेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन और यूजेस। जिनके कॉपी में लिखे हैं वो बैठे रहेंगे, जिनके कॉपी में नहीं लिखे हैं वो खड़े हो जाओ। ऑब्सेंट था, मुझे नहीं पता था, वो सब बात की बातें हैं। You all are connected with each other, तो आप एक दूसरे को पूछ सकते हो भाई बताओ क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, क्या लिखने के लिए दिया है क्या नहीं दिया है, यू कैन आस्क। शांति से खड़े हो जाना है, कोई इंटरनल डिस्कशन नहीं करना। क्लियर? अब क्या था जिसको पूछा उसने बताया? आज पूछा था। कल का एक दिन का छुट्टी का था ना यार?
दैट ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने प्रिपरेशन है? एक ही है ना, एक मल्टीपल। ओके, तो एक ही मेथड है जिसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूंगा। आपको तो पता है मेरा डायग्राम कितना अच्छा है, फिर आपको पसंद आएगा, फिर आप वही कॉपी करने की कोशिश करोगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम चले जाएगा। तो डायग्राम वही है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी है, तो मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ नहीं करता हूँ, उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब डायग्राम को देखो। ठीक है, आप देखो, मैंने देख लिया 7.7। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। इस कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में सबसे पहला जो टॉवर दिया हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं बर्निंग टॉवर। ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, पेंसिल साथ में रखो, आप बाजू में लिख सकते हो। उस पहले वाले टॉवर को क्या बोले हैं? बर्निंग टॉवर। ठीक है, दूसरा जो टॉवर दिया हुआ है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, उस दूसरे वाले टॉवर को बोला हुआ है वॉशिंग टॉवर। मतलब वहां पे वॉशिंग करने का प्रोसेस होगा, वो शायद लिखा होगा उसमें। उसके बाद थर्ड जो टॉवर दिया हुआ है उसको बोला हुआ है ड्राइंग टॉवर। मतलब ड्राई करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग तीनों टॉवर को अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला जो टॉवर दिया हुआ है वो इस प्रकार का टॉवर वहां पे उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे वर्क बनाए हैं, रेलवे में होते ना लोअर मिडल और अपर, वैसे वर्क बनाए हैं ताकि सल्फर को जब नींद आएगी तो आराम से यहाँ सो सकता है। कौन? सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर रखा हुआ है। ठीक है, अब लिखा हुआ है वो बर्निंग टॉवर है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, वहां पे क्या करेंगे? सल्फर को बर्न करेंगे। और जब भी हम किसी को बर्न करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमको अनलिमिटेड क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और हो सके तो हम यहाँ से प्योर ऑक्सीजन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पैसा ही मटेरियल इम्प्योर लेंगे तो मिलने वाला प्रोडक्ट भी इम्प्योर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्योर ऑक्सीजन को यहाँ से इंटेक करेंगे। जैसे ऑक्सीजन इनसाइड में आएगा, यहाँ से हम लोग हीट करेंगे, बर्न करेंगे। तो हीट करने की वजह से क्या होगा? ये सल्फर जो रहेगा वो बर्न हो जाएगा, और सल्फर का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? H2O। ठीक है, अब ये मिक्सिंग जो है, ऑक्सीजन का अंदर जाना, टेम्परेचर बढ़ना और यहाँ पे सल्फर का होना, ये साथ में है। तो ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि कुछ ऑक्सीजन जो होते हैं वो सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बन जाएंगे? और कुछ ऑक्सीजन एज इट इज रहेंगे। तो इसका मतलब इस कंटेनर के बाहर जब मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? तो इस कंटेनर के बाहर को निकलेगा SO2 और साथ में रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो अनलिमिटेड है ना, तो ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा है, तो कुछ ऑक्सीजन जो रहेंगे वो सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे। मैंने बोला आपको 5 जाना है, और जाते जाते जो हाथ में मिला उसे उठा के लेके जाना है। तो जिसको मिला उसको मिला, बाकी को नहीं मिला, चलते जा रहे हैं आगे। बस वही काम कर रहा है ऑक्सीजन, चलते जा रहा है। तो एंड तक उसको कुछ नहीं मिला तो वो एज इट इज है, और साथ में कौन है? SO2। अब जहाँ पे भी हम लोग बर्न करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा धुआं तो आएगा, मतलब थोड़ा ऐश मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमको ये मिक्सचर मिला, ये प्योर है कि इम्प्योर है? इम्प्योर है। हो सकता है इसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी होंगे, और ये डस्ट पार्टिकल बाद में आपको सैंपल में मिलेंगे, और हमको ये डस्ट पार्टिकल नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक डस्ट प्रेसिपिटेटर को लगाएंगे। इसको लगाएंगे डस्ट प्रेसिपिटेटर को। जैसे हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, उसके अंदर की इम्प्योरिटी को निकालते हैं, उसके लिए प्यूरिफायर लगाते हैं। तो प्यूरिफायर का काम क्या होता है? इम्प्योरिटी को निकालने का। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, पिंक मूवी जो है उसमें अमिताभ बच्चन यहाँ एक मास्क पहनता है, उसके ऊपर यहाँ पे होल आता है। अभी तो आजकल मिलते हैं वो नहीं, उसमें तो होल रहता है, अंदर कुछ नहीं होता है। रियल में उसके अंदर होता है चारकोल, कार्बन। तो वो क्या करता है, जो पोल्यूटेड सिटीज होते हैं उनमें उसका ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वो चारकोल क्या करता है? ऑक्सीजन को जाने देता है अंदर, और जितने भी पॉइजनस गैस होते हैं उसको अपने सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब करेगा। सरफेस के ऊपर मतलब चारकोल की चेहरे के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे जो चारकोल रखा है वो क्या करेगा? जितने भी पॉइजनस गैसेस है उसको अपने सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब करेगा,
बाकी को अंदर जाने देगा। तो यहाँ पे एयर को प्यूरिफाई करने के लिए हमने इस चारकोल को यूज किया। वैसे ही यहाँ से जो डस्ट पार्टिकल अंदर जा रहा था, उस डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, डस्ट प्रेसिपिटेटर। देखो वहां पे होगा, ठीक है। अब ये जो सल्फर है उसको हमने बर्न किया, बर्न करने के थोड़ा सा काला काला हो गया होगा वो, तो उसको नहलाएंगे पहले। इसलिए आगे जाने के बाद उसको हमने क्या, कौन सा टावर है, वॉशिंग टावर, ठीक है। इस वॉशिंग टावर में से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, वाटर का स्प्रे या वाटर को डाल देंगे। अब यहाँ से हमने सिंपल से बोला, यहाँ से सल्फर जा रहा है, ऊपर से पानी डाल दिया, नहा के हो जाएगा किसका, सल्फर। और जो आगे सल्फर निकलेगा वो फ्रेश रहेगा, तो इसका मतलब जो इम्प्यूरिटी रहेगी वो यहीं पे नीचे चली जाएगी और आगे कौन चला जाएगा, SO2, और साथ में कौन जाएगा, O2। अब इधर से सल्फर आया पर SO2 आया, उसके साथ कौन आ रहा था, ऑक्सीजन। वो गंदे थे तो उनको नहाने के लिए हमने इस रूम में किसका अरेंजमेंट किया। अब यहाँ से हमने बोला चलो उस रूम में चले जाओ, तो बोल रहे अब आपने पानी डाला, हम भीग गए, टॉवल बबल चाहिए, मतलब हमको सुखाना है, तो क्या करना पड़ेगा। अब हमने उसको नहलाया, इसका मतलब उनके सरफेस के ऊपर कौन है, वाटर, तो वाटर को रिमूव करना पड़ेगा। और वाटर को रिमूव करने का काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। थर्ड वाले कॉलम में देखो ऊपर से क्या किया है, H2SO4 का स्प्रे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे जो है वो वहां से पास किया है। जैसे मतलब नेक्स्ट क्लास में हो गए तो वो बोल रहे थे हमको ठंडी लग रही, भीग गए, तो हम ऊपर से क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डाल देंगे। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसका काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो इस SO2 और O2 के साथ जो मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, उस मॉइस्चर को बाहर निकालने का काम कौन करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो थर्ड वाले कॉलम का यूज समझ में आया क्या है। तो सेकंड वाले कॉलम से जो SO2 और ऑक्सीजन निकलेगा, उसके साथ थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, थोड़ा सा वाटर रहेगा, तो उस वाटर को रिमूव करने के लिए थर्ड वाले कॉलम में हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमेशा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं। इन केस किसी के स्किन के ऊपर जब कोई एसिड गिरता है तो उनकी स्किन थोड़ी सी टाइट जैसे हो जाती है, सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। उसका रीजन ऐसा है कि इसके अंदर का मॉइस्चर वो खींच लेता है, कौन, एसिड। तो एसिड इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अब थर्ड कॉलम से जो हमको यहाँ से मिलेगा कौन, SO2 और O2, क्या इसके साथ मॉइस्चर रहेगा, नहीं, इसके साथ मॉइस्चर रहेगा, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया टॉवर 1, टॉवर 2, टॉवर 3, तीनों को देख लो एक बार, नहीं समझा उसमें से तो पूछो। टॉवर 1 में हमने सल्फर ऑक्साइड को बर्न किया, तो टॉवर 1 से कौन बाहर निकला, SO2 प्लस O2। उसके साथ थोड़ा सा डस्ट था, उस डस्ट को निकालने के लिए डस्ट प्रेसिपिटेटर को यूज किया। वहां से सेकंड टावर में चला गया, तो सेकंड टावर में जो SO2 और O2 गया है उसके साथ थोड़ी सी इम्प्यूरिटी होगी, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, उसको वाटर से वॉश किया। तो वाटर से वॉश किया तो उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर को निकालने के लिए थर्ड वाले टावर में क्या किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज किया, जिसने क्या किया, वाटर को रिमूव करने का काम किया। तो यहाँ से जो हमको SO2 और O2 मिलेगा वो कैसा रहेगा, ड्राई। यहाँ पे जो हमारे पास था वो यहाँ से जो बाहर निकला था, यहाँ गया था, उसके अंदर कौन था, मॉइस्चर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, नहीं समझा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाओगे तो यहाँ पे क्या लगाया उन्होंने, क्या लगाया हुआ है, आर्सेनिक प्यूरिफायर। अब क्वेश्चन आता है आर्सेनिक प्यूरिफायर का काम क्या है। उसका रीजन ऐसा है, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, सल्फर जो होता है वो नॉर्मली सल्फाइड के फॉर्म में होता है, सॉरी आयरन जो होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। तो ये जो रिएक्शन हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे ये सल्फर जो रहेगा, ये सल्फर अपने साथ थोड़ा सा आयरन अपने साथ रखेगा, कौन, आयरन। और इस आयरन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। इस आयरन ऑक्साइड के अंदर हमने यहाँ से वाटर ऐड किया, तो ये बन जाता है आयरन हाइड्रोक्साइड। मतलब ये ऐसा हुआ, हमारे पास Mg था, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया तो ये MgO बन गया। फिर MgO में हमने वाटर ऐड किया तो क्या बनेगा, MgOH/2। क्या बन गया, MgOH/2।
यहाँ पे जो आर्सेनिक प्यूरिफायर होता है वो बना होता है FeOH/3 का। इसका FeOH/3 का लिखा होगा FeOH/3। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे FeOH/3 का काम क्या होगा। काम ऐसा होगा, ये सल्फर जो होता है इस सल्फर के साथ साथ यहाँ पे आर्सेनिक भी प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? आर्सेनिक। मतलब आर्सेनिक का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये बन जाएगा आर्सेनिक ऑक्साइड। कौन से ग्रुप में आता है आर्सेनिक? 13, 14, 15, 16। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सही है। तो ये कौन से पीरियड में आता है, कौन से ग्रुप में आता है? 15। तो आर्सेनिक जो रहेगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो ये बन जाएगा AS2O3। ठीक है। तो ये जो सल्फर होता है, सल्फर नॉर्म के साथ थोड़ा सा आर्सेनिक प्रेजेंट होता है और इसीलिए यहाँ पे जब सल्फर ऑक्साइड बनेगा तो सल्फर ऑक्साइड के साथ साथ और कौन होता है? आर्सेनिक ऑक्साइड होता है। और इस आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए यहाँ पे आर्सेनिक प्यूरिफायर को यूज किया जाता है और ये आर्सेनिक प्यूरिफायर किसका बना होता है? FeOH/3। रिपीटिंग अगेन, सल्फर के साथ थोड़ा सा आर्सेनिक होता है। जब सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो आर्सेनिक का रिएक्शन भी ऑक्सीजन के साथ होगा। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है वैसे ही यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड बनेगा। तो इस आर्सेनिक ऑक्साइड को निकालने के लिए हमने यहाँ पे आर्सेनिक प्यूरिफायर को यूज किया। इसका काम क्या है? टू रिमूव इसको, टू रिमूव AS2O3 लिख सकते हो। इसका काम रहेगा टू रिमूव AS2O3। बॉटम में चलाओगे तो लिख दो, नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इज प्रेजेंट विद सल्फर। नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट विद सल्फर। तो उस आर्सेनिक का जो ऑक्साइड रहेगा, उस आर्सेनिक के ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम आर्सेनिक प्यूरिफायर को यूज करेंगे। क्लियर? ओके। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? प्री हीटर। प्री हीटर का मतलब होता है रिएक्शन करने के पहले उसको हीट करने का जो काम करेगा उसको बोलेंगे प्री हीटर। एक्चुअल में क्या है, हमको H2SO4 बनाना है। तो अब ये SO2 जो रहेगा उसके पास में ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन होने के बाद भी ये खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा है। ये जब खुद ऑक्सीडेशन करता तो क्या बन जाता? ये बन जाता SO3। क्या बन जाता? SO3। तो ये SO2 तो बन गया, लेकिन SO2 से SO3 बनने के लिए इसको किसी की हेल्प चाहिए और यहाँ पे इसको खुद का ऑक्सीडेशन करना है तो इसको जरूरत किसकी पड़ेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नेक्स्ट वाले कॉलम में वो है B2O5। वो है B2O5। ये B2O5 बोलता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ आपका ऑक्सीडेशन करने के लिए, लेकिन आप अभी अभी वाटर के अंदर से आए हो तो आपका टेम्परेचर कम है और टेम्परेचर कम होने की वजह से आपको ऑक्सीडेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा और इसलिए इसको यहाँ पे हल्का सा क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा ताकि उसका जो टेम्परेचर कम हुआ था उसको नॉर्मल ला सके। और जैसे टेम्परेचर नॉर्मल आएगा और यहाँ पे कौन चला जाएगा? SO2 चला जाएगा। तो यहाँ पे जो SO2 होता है वो कन्वर्ट होता है SO3। तो कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3 ऑकर कॉलम नंबर 4। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है। तो यहाँ से बाहर कौन निकलेगा? SO3। अब SO3 जिस कॉलम में जा रहा है उस कॉलम में क्या ऐड किया? कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो SO3 गया है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा H2S2O7 और इसको कहा जाता है ओलेनम। क्या कहा जाता है? ओलेनम। तो ये मिलेगा हमको ओलेनम। ठीक है। डायग्राम खत्म हो गया। बनाना क्या था?
बना क्या? इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद भी अभी तक हमको क्या नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ओले हम H2H2O7 है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 मिलेगा। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक करो। लास्ट वन H2H2O7 का रिएक्शन करेंगे H2O के साथ तो हमको मिलेगा H2SO4 और यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा खत्म। क्या हो जाएगा? एक बात हो, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला H attached to O attached to double bond O double bond O attached to O S double bond O double bond O attached to OH। देख लो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैच हो रही कि नहीं हो रही। कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने सल्फर है? 2। ऑक्सीजन 2 4 6 और 1 7। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से हमने सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड से ओलेयम, और ओलेयम का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके टेक्स्ट में फिगर दिया हुआ है, दोनों को एक बार अच्छे से देख लो। जो फिगर में दिया हुआ है वही थ्योरी में लिखा हुआ है, तो फिगर को अच्छे से समझ लो। एक बार देख लो अच्छे से, कुछ नहीं समझाए तो पूछो। हाँ, लास्ट वाले कॉलम में अपर साइड में एक आउटलेट दिया हुआ है, वो इसलिए ताकि जो अनवांटेड ऑक्सीजन रहेगा वो रिमूव करने के लिए। लास्ट वाला जो टॉवर है उसके अपर साइड में वो आउटलेट दिया हुआ है, अनवांटेड ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 कंसंट्रेटेड वाला मटेरियल कॉन्सेंट्रेटेड वाले। बोलो, क्लियर है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस मतलब ये जो रहेगा ना Fe हाइड्रोक्साइड, ये जिलेटिन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जेल जैसे जिलेटिन है ना, चमकने वाला उस टाइप जिलेटिन से ये सर मटेरियल आता, मटेरियल उसके जैसा रहेगा, जिलेटिन जैसे। ठीक है, और बोलिए सभी कॉलम क्लियर है? वहां पे जो भी वर्ड्स लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये यूज किया, वहां पे वो यूज किया, सब क्लियर है? क्वार्ट्ज क्या है? ठीक है, अब देखो इडली आइए कभी बनाइए। जो इडली जिसमें बनाते हैं वो एक फिर दूसरा फिर तीसरा रखाना होता है, तो हर रखाने में होल्स होते हैं बीच में। तो सपोज ऊपर से पानी डालेंगे तो क्या होगा? उस होल्स पे चला जाएगा, फिर वो डिवाइड होकर नीचे आएगा। अब मुझे ऊपर से नीचे पानी डालना है और मुझे चाहिए कि पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और डायरेक्टली मैं बकेट से पानी डालूंगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जहाँ पे मुझे पानी डालना है उसके ऊपर मैंने एक जाली रखी है जिसमें छोटे छोटे होल्स है, और फिर उस जाली के ऊपर पानी डालता हूँ तो क्या होगा? इक्वली एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। बस वही करने का काम करता है क्वार्ट्ज। तो जो क्वार्ट्ज है ना उसमें होल्स होते हैं, और जो हम ऊपर से ओलियम डालेंगे ना तो ओलियम लिक्विड स्टेट में है, पर H2SO4 जो H2SO4 है वो लिक्विड स्टेट में है, और SO3 जो रहेगा वो गैसीय स्टेट में है। तो इस गैस के साथ इस लिक्विड का रिएक्शन प्रॉपर्ली होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो मतलब ड्रॉप के फॉर्म में नीचे आएगा। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रॉपर्ली वो किसके कांटेक्ट में आएगा? SO3 के कांटेक्ट में। तो रिएक्शन होने के लिए उतना टाइम मिलेगा। हम एकदम से डालेंगे तो सभी SO3 के साथ उसका रिएक्शन नहीं होगा, तो कुछ SO3 जो रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे मतलब ऐसे रहेगा, ये ऐसे लेयर्स रहेंगे और हर लेयर में कुछ होल्स रहेंगे। तो उस होल से होते हुए जो सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा वो धीरे धीरे नीचे आएगा ऐसे,
और क्वार्ट्ज जो है ये मैंने आई थिंक आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाया था ग्रुप नंबर 14 में। एक वर्ड बताया था SiO2 सिलिका। सिलिका जो होता है उससे ग्लास बनता है। ग्लास दो तरीके का होता है, नॉर्मल जो ग्लास होता है वो, और दूसरा होता है क्वार्ट्ज। एक में बोला था अरेंजमेंट जो रहेगा वो रेगुलर रहेगा और दूसरे में जो रहेगा वो इररेगुलर रहेगा। तो क्वार्ट्ज जो होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ SiO2, और नॉर्मल जो ग्लास हम लोग यूज करते हैं उसमें SiO2 के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो रहेगा वो इररेगुलर रहेगा। इसीलिए नॉर्मल जो ग्लास होता है कांच, जब भी वो टूटता है तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं टूटता है। इसका रीजन ये है, जो एक स्ट्रेट लाइन में टूटता है इसका मतलब उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, और जो एक लाइन में नहीं टूटता है इसका मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इररेगुलर। जब भी हमको किसी कपड़े को फाड़ना है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कट करेंगे और खींचेंगे तो वो एक लाइन में कटते जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो धागे जो है वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। लेकिन जब भी किसी व्हीकल का कांच टूटता है तो घर में जो कांच होता है वो टूटता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं टूटता है। इट मींस उसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो रहेगा वो इररेगुलर रहेगा। तो ग्लास और क्वार्ट्ज दोनों SiO2 के ही बने हैं। एक में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, दूसरे में इररेगुलर। चैप्टर 1 में फिर से आएगा ये। और बोलिए H2SO4 के साथ हाँ कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मतलब इसमें ड्राई करने के लिए कोई भी चलेगा, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट चलेगा, कोई भी। उन्होंने वहां पे H2SO4 इसलिए यूज किया हुआ है कि इन केस थोड़ा सा H2SO4 रह जाता है तो इसमें दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि एंड में वैसे भी हम लोग रिएक्शन H2SO4 के साथ ही कर रहे हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने H2SO4 वहां से यहाँ तक यूज किया हुआ है। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऐसा नहीं कि वही यूज करना है। ठीक है, कोई भी चलेगा, लेकिन दूसरा यूज करोगे तो यहाँ पे दिक्कत प्रोड्यूस कर सकता है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल बना सकता है जो ओलियम के साथ मिक्स हो जाएगा, और इसलिए हमने वहां पे H2SO4 को यूज किया। गुड क्वेश्चन। और बोलिए, अरे देख लो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो बाद में पूछ लूंगा। अब कुछ भी मत पूछ। डायल्यूट यूज करेंगे तो क्या होगा? अब हमने यहाँ पे H2SO4 यूज क्यों किया? पानी को निकालने के लिए, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है उसके अंदर पानी नहीं है, ओनली एसिड है, वो पानी को निकालेगा। डायल्यूट यूज करेंगे तो जिस सब्जी में ऑलरेडी कोई टेस्ट नहीं है, हम दुकानदार को बोल रहे हैं टेस्ट की पानी की जैसे टेस्ट आ रही है, उस पर और पानी डाल दिया तो क्या होगा? डन? ओके, ये था प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो एक बार, देखना है, लिखा हुआ तो आपको वैसे भी है। यूजेस में एक वर्ड यूज लिख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। कार्बन का कलर कौन सा होता है? ब्लैक ही होता है ना, नॉर्मली तो ब्लैक ही होता है। कभी मतलब सोशल मीडिया के कुछ वीडियोस आते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो नहीं पीने चाहिए, जब कोल्ड ड्रिंक को गर्म करते हैं तो फिर काला काला सब्सटेंस बचता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है। अब कोल्ड ड्रिंक जो उसमें रहेगा शुगर जो होता है C12H22O11, ये है कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ। इसको सिंपल फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है C12H2O/11। तो बेसिकली इट इज हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कार्बन, और जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बचेगा? सिंपल लॉजिक, नो मैजिक। लोगों को कैसे उल्लू बनाना है वो सोशल मीडिया को पता है। ठीक है, अब कार्बन ही बचेगा तो उसका कलर तो काला ही होगा ना, वो थोड़ी गोरा होगा, और इसलिए वो थोड़ा ब्लैकिश कलर का दिखता है। ठीक है, चलो फिजिकल प्रॉपर्टी में बोलो, तुमको क्या समझ में नहीं आया? कितने हैं? हाँ, कितने हैं?
7 अप्रोक्सीमेट 7। राज बोलो नंबर 1। Sulfuric acid is colorless, dense, soluble with the ओके छोड़ दो, दूसरा बोलो से लाउडली। The acid freezes at 283 Kelvin and boils at 600 फ्रीजिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर छोड़ दो, तीसरा बोलो। It dissolves in water with evaporation of large quantity of heat. ओके वाटर में डिसॉल्व होगा, क्यों डिसॉल्व होगा? पोलर है इसलिए, H बॉन्डिंग है इसलिए, और आयनिक फॉर्म में रहेगा। अब एसिड का मतलब क्या बोलते हैं? द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इनटू वाटर इज कॉल्ड एज, इसको हम सॉल्ट बोलते हैं ना नॉर्मली। और पहले हमने एसिड का जो डेफिनेशन पढ़ा था, आपने 10th में पढ़ा होगा, जो सब्सटेंस वाटर में जाने के बाद H+ आयन देता है उसको क्या बोलेंगे? एसिड। तो जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वाटर में जाएगा तो ये बन जाएगा H+ और ये बन जाएगा SO4-2। मतलब ये कौन से फॉर्म में चला जाएगा? आयन के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसलिए वो डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट, It forms two types of sulfate, normal sulfate or acid sulfate. 2 टाइप्स ऑफ सल्फेट, नॉर्मल सल्फेट। हाँ ठीक है, देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये इक एसिड है, और इक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसको हम बोलते हैं ATE। क्या बोलेंगे? ATE। ये सल्फ्यूरिक एसिड था तो वो क्या बनेगा? सल्फेट। अब सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई एसिड H+ आयन देता है या तो जब भी कोई बेस OH- आयन देता है तो बाद में जो बचेगा उसको बोलेंगे सॉल्ट। तो ये H2SO4 के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, उसने एक एसिडिक हाइड्रोजन लूज किया तो ये बन जाएगा HSO4-1। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं सॉल्ट। क्या बोलेंगे? सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब एसिड और बेस दोनों में से कोई भी अपना H+ या OH- आयन रिमूव करता है, लूज करता है, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो सॉल्ट। सपोज आई एम राइटिंग हियर NaOH, एसिड है, बेस है, और जैसे ये OH- देगा तो क्या बचेगा? Na+। तो Na+ को हम बोलेंगे सॉल्ट। सिंपल, क्लियर है सॉल्ट वाला? ओके। तो अब H2SO4 के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, एक एसिडिक हाइड्रोजन दिया तो क्या बनेगा? सॉल्ट। इसको सॉल्ट 1 बोलता हूं मैं। और दूसरा जब H+ आयन देगा तो क्या बचेगा? SO4-2। इसको बोलेंगे हम लोग सॉल्ट 2। क्या सॉल्ट 2 के पास एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है। तो ये रहेगा नॉर्मल सल्फेट। ये जो हमारे पास सॉल्ट है सल्फेट, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये रहेगा एसिडिक सल्फेट। तो 2 सल्फेट मिल सकते हैं, एक एसिडिक सल्फेट मिल सकता है या तो दूसरा मिल सकता है नॉर्मल सल्फेट। एसिडिक सल्फेट का मतलब जिसके पास अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है। नॉर्मल का मतलब होता है जिसके पास एसिडिक भी नहीं रहेगा और बेसिक ग्रुप भी नहीं रहेगा। ये किसका काम कर सकता है? एसिड का या बेस का? अरे यहाँ से इधर आया तो क्या किया? H+ आयन को लूज किया। यहाँ से इधर जाएगा तो क्या होगा? H+ आयन को गेन करेगा, और जो H+ आयन को गेन करेगा वो किसका काम करेगा? एसिड का, बेस का। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? बेस का। यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एसिड का। यहाँ से इधर गए, H+ आयन को गेन किया, लूज किया, तो ये काम करेगा एसिड का। यहाँ से इधर आए, H+ आयन को गेन करेगा तो काम करेगा बेस का। तो ये किसका काम कर सकता है? ओनली बेस का। ये किसका काम करेगा? एसिड और बेस दोनों का। ये किसका काम करेगा? एसिड का। नहीं समझा? दूसरा इसी से रिलेटेड H3PO4 एसिड का काम करेगा, बेस का? एसिड का। पक्का? एक H+ आयन दे दिया तो H2PO4-1 बना। एसिड का, बेस का, दोनों का काम। यहाँ से इधर जाएगा तो क्या करेगा? H+ आयन देगा, यहाँ से इधर आएगा तो H+ आयन लेगा। ये काम करेगा एसिड का, ये काम करेगा बेस का। यहाँ लिखा HPO4-2,
यहाँ से इधर गया H प्लस आयन को लूज किया, एसिड का काम किया, यहाँ से इधर आया H प्लस आयन को गेन किया, बेस का काम किया। तो ऐसे हम लोग पता करके ये बता सकते हैं कि वो एसिड का काम करेगा कि बेस का काम करेगा। नेक्स्ट, Concentrated sulfuric acid is strong dehydrating agent. हाँ वो बताया था, Sulfuric acid removes water from organic compounds. तो वही है पहले हो गई। जैसे ये देखो कौन है, शुगर, हीटिंग किया तो भी कार्बन मिला। अब हीटिंग करने के बजाय जहाँ पे शुगर है ना, उस कंटेनर में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करो, तो वो क्या करेगा, इसमें से क्या निकालेगा, वाटर तो निकालेगा, तो क्या बचेगा, और इसलिए वहां पे वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आइदर हीटिंग करते तो वाटर चला जाएगा, या तो आप कोई भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करो तो भी वाटर रिमूव हो जाएगा। और बोलिए और देखो कुछ छूटा होगा तो हाँ, लो वोलेटिलिटी। ओके, वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली इवेपोरेट होगा, जिनके बीच का इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, वो इजीली इवेपोरेट नहीं होता है। और जो इजीली इवेपोरेट नहीं होगा, इसका मतलब उसका वोलेटाइलनेस कम रहेगा, उसका वोलेटिलिटी लो रहेगा। और जो इजीली इवेपोरेट होगा उसका वोलेटिलिटी ज्यादा होगा। एग्जांपल के लिए, वाटर इजीली इवेपोरेट नहीं होता है, क्योंकि वाटर पार्ट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन पेट्रोल या डीजल जो है वो इजीली इवेपोरेट होता है, क्योंकि वो नॉन पोलर है, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दैट विल बी इंड्यूस्ड डाइपोल, और इसीलिए पेट्रोल और डीजल जो है वो इजीली इवेपोरेट होते हैं। पेट्रोल भी इवेपोरेट होता है, डीजल भी होता है, दोनों में से इजीली कौन होता है, पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं और डीजल में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा। ठीक है, और बोलिए रीजन क्या लिखोगे, लो वोलेटिलिटी का H बॉन्डिंग लिख दो। एक सल्फ्यूरिक एसिड कितने H बॉन्डिंग बना सकता है मैक्सिमम? 30 सेकंड सोचने के लिए, जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। एक सल्फ्यूरिक एसिड मैक्सिमम कितने H बॉन्डिंग बना सकता है? डन, बोलो। काउंट क्या नहीं किया, क्या किया, 2, इधर 2। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, कौन से, या तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो लोन पेयर, दो में से एक। कहाँ गया सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, नहीं, ओके ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, H attached to O attached to S double bond O double bond O attached to O attached to H। ठीक है यहाँ तक, चलो इधर ध्यान दो। This is one lone pair, this is second lone pair, इसके पास 2 lone pair है, हर ऑक्सीजन के पास 2 lone pair। ठीक है, तो कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, वो ये बना पाएगा क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बनाएगा 2, ये बनाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। इतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बना सकते हैं। टोटल कितने, 10। समझ में आ गया? एसिडिक हाइड्रोजन भी बना सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो लोन पेयर रहेगा वो भी बना सकता है। जितने लोन पेयर रहेंगे उतने H बॉन्डिंग बनाएंगे। सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था वाटर में कि यहाँ पे जो वाटर है, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने H बॉन्डिंग बना सकता है?
कैसे पता चला? यहाँ से एक बनेगा, यहाँ से एक बनेगा और ये दो लोन पेयर के वजह से यहाँ से दो बनेंगे। तो टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? 4। और जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल में शायद पहला रिएक्शन ऐसा होगा, पहले एक H+ आयन देगा, फिर दूसरा H+ आयन देगा, है? फिर मेटल के साथ रिएक्शन होगा, फिर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगा, फिर कैल्शियम को यूज किया होगा, फिर सोडियम को यूज किया होगा, फिर किसी दूसरे को यूज किया होगा। सेम टाइप के रिएक्शंस है। और यस और नो? हाँ या नहीं? ओके, तो ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट क्या मिला? कार्बन प्लस 11H2। तो इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का काम किसका किया? डिहाइड्रेटिक एसिड का। सपोज हम एक रिएक्शन मैंने आपको बताया था, H2SO4 का रिएक्शन कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ करेंगे तो क्या होगा? H2SO4 ये बन जाएगा H+ और HSO4-1, और सोडियम रहेगा तो क्या रहेगा? NaHSO4। आई थिंक स्टार्टिंग में किस में आया था? SO2 में आया था। SO2 में बताया था मैंने, देखो SO2 में H2SO4 के बताया था, वो था ना SO2 को, इसको ये बनाने के लिए यूज करेंगे उसमें। तो मैंने आपको पहले SO3 वाला नहीं बताया था, SO4 वाला बोला था। ठीक है, नहीं याद आ रहा है? चलो, ये तो है हमारा H2SO4। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या दोनों एट अ टाइम देगा? पहले एक दिया तो क्या मिलेगा? HSO4-1। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा दिया तो क्या बनेगा? SO4-2। इसका रिएक्शन Na+ के साथ करूंगा तो कितने Na+ और HSO4 1, इनका रेशियो रहेगा 1:1। सपोज मैंने यहाँ पे कैल्शियम प्लस को यूज किया तो कैल्शियम 1 और ये 2, समझ में आ गया? तो इसने मेटल के साथ रिएक्शन किया। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे Na+ यूज करता हूँ तो 2Na+। सपोज मैं यहाँ पे कैल्शियम यूज करूंगा तो, सपोज मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज किया तो एल्यूमिनियम 2 और ये 3। समझ में आ रहा है? ऐसे रिएक्शंस पे लिखे होंगे, देखो मेटल, नॉन मेटल सभी। है? उसके बाद यूजेस में देखो, जो आपने पॉइंट वाइज लिखे वो यूजेस, जो आपने पॉइंट वाइज लिखे वो यूजेस। तो ये दो रिएक्शंस है। H2 देखो, H2SO4 से HSO4-1 बना है और HSO4-1 से SO4-2 बना है। उसी रिएक्शन में राइट साइड में Ka का वैल्यू दिया हुआ है। क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। लिख दो, Ka का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो वैल्यू ऑफ Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। The value of Ka is directly proportional to acidic nature. The value of Ka is directly proportional to acidic nature. ठीक है, तो जितना Ka का वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना ही उनका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। ठीक है, यूजेस में बोलिए। नंबर 1 एक एक करके बोलिए, बोलो। It is an important industrial chemical.
तो एक हर किसी में आएगा। फिर Used in manufacturing of hundreds of other compounds and industrial processes. Used in manufacturing of fertilizers. फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज करेंगे। फर्टिलाइजर्स में नॉर्मली कौन होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। और Used in petroleum refining, manufacture of pigments, paints. पेट्रोल रिफाइनिंग में कौन सा काम होगा? सपोज उस पेट्रोलियम फ्यूल के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है तो उसको निकालने के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और बोलिए। Manufacture of pigments and paints and dye stuff. डाई बनाने के लिए। Detergent industry. डिटर्जेंट में कहाँ पे काम आएगा? डिटर्जेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है R अटैच टू C डबल बॉन्ड O माइनस और मेटल प्लस, और दूसरा होता है R अटैच टू S डबल बॉन्ड O, R अटैच टू O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O अटैच टू O माइनस और M प्लस। ठीक है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में भी हो सकता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में भी हो सकता है। तो डिटर्जेंट और सोप जो है वो कार्बन कंटेनिंग भी हो सकते हैं और सल्फर कंटेनिंग भी हो सकते हैं। यहाँ पे कार्बन और सल्फर कंटेनिंग नाम का वर्ड मैंने R के वजह से नहीं लगाया है, R के साथ जो प्रेजेंट है उसके वजह से। R के साथ कौन प्रेजेंट है? कार्बन, तो ये रहेगा कार्बन कंटेनिंग और ये रहेगा सल्फर कंटेनिंग। इस प्रकार का एग्जांपल आपको मिलेगा केमिस्ट्री एवोडेलाइट पार्ट 2 में चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर डिटर्जेंट वाला एक पोर्शन है, उसके अंदर आप देखोगे तो उसमें कार्बन कंटेनिंग भी एग्जांपल स्ट्रक्चर दिया होगा और सल्फर कंटेनिंग का भी एग्जांपल दिया होगा। और बोलिए। Metallurgic applications. मेटलर्जिक एप्लीकेशन, ओके। Storage batteries and हाँ, manufacturing of स्टोरेज बैटरी, जो घर में हम लोग बैटरी यूज करते हैं, जिसको इन्वर्टर करके यूज करते हैं, उसमें होता है लेड, PbO2 होता है और वहां पे H2SO4 होता है। ठीक है, जब वो बैटरी के अंदर एनर्जी है और घर का पावर चला गया तो वो क्या करेगा? एनर्जी को सप्लाई करेगा। जब वो एनर्जी को सप्लाई करता है तो यहाँ बनता है PbSO4 साथ में H2O। ठीक है, अब वो रिचार्जेबल नहीं है, ओनली वन टाइम चार्जेबल है, तो ये दोनों तो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में रहेंगे, तो ये इनफ क्वांटिटी में होता है। एसिड जैसे रिएक्शन होगा तो एसिड जो रहेगा वो इसमें कन्वर्ट होगा, साथ में क्या मिलेगा? H2O। तो धीरे धीरे उस बैटरी के अंदर का एसिड कम हो जाएगा, और जैसे उसके अंदर का एसिड का क्वांटिटी कम हो जाएगा तो उसका जो पावर सप्लाई करने का एबिलिटी होता है वो भी कम होता है। लेकिन हम जो घर में इन्वर्टर यूज करते हैं वो चार्जेबल होते हैं, तो जैसे घर का पावर चला गया है तो उस टाइम पे वहां पे जो रिएक्शन होगा ये वाला, ठीक है। और वो कब तक? सपोज आज पावर चला गया, 3 दिन नहीं आया, तो क्या ये इन्वर्टर 3 दिन तक एनर्जी देगा? नहीं देगा। वो तब तक एनर्जी सप्लाई करेगा जब तक उसके अंदर H2SO4 प्रेजेंट है। जैसे पावर वापस आएगा तो क्या होगा? रिएक्शन जो रहेगा वो रिवर्स होगा, और जब रिएक्शन रिवर्स होगा तो कंजम्पशन ऑफ H2SO4 होगा या प्रोडक्शन ऑफ H2SO4? लेकिन जब वो डिस्चार्ज होगा तब क्या होगा? कंजम्पशन ऑफ H2SO4। ठीक है, तो जो रिचार्जेबल बैटरी होती है घर में या व्हीकल में वो इस प्रकार से होती है। ये दोनों होते हैं इलेक्ट्रोड और ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बैटरीज बनाने के लिए H2SO4 का यूज किया जाता है। और सपोज किसी के घर की बैटरी खराब हो गई है तो जब उसको हम व्हीकल के अंदर लेके जाते हैं तो उसको हम ऐसे नहीं पकड़ते बॉडी के ऊपर, ऐसा कहा जाता है कि एक उनके अंदर एसिड होगा और वो एसिड स्किन के ऊपर गिरेगा तो स्किन को डैमेज करता है। और इसलिए जब भी हम लोग इस बैटरी को कहीं लेके जाते हैं तो बहुत केयरफुली लेके जाना होता है। साथ में बैटरी जिस मटेरियल से बना होता है वो भी बहुत हार्ड होता है, और मोस्ट ऑफ द बैटरी जो होते हैं वो प्रॉपरली कवर्ड होते हैं। और वायर लगाने के लिए ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एक टोंग टाइप आता है, चिमटा आता है ना, वो लगाने के लिए होता है ताकि हमारा उस बैटरी के साथ ज्यादा कांटेक्ट ना हो। तो उस बैटरी के अंदर होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट,
Manufacturing of nitrocellulose products. नाइट्रो Cellulose products. ओके, तो सेल्यूलोज होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोज, मतलब जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस वन, यहाँ पे होता है CHO, यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे रहेगा OH, यहाँ पे OH, ऐसे लॉन्ग चेन होती है। तो इसमें से OH को निकाल के यहाँ पे NO2 लगाते हैं। तो सेल्यूलोज जो है वो OH का बना हुआ है, उस सेल्यूलोज में से OH को निकाल के वहाँ पे NO2 को लगाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, ठीक है। अब ये काम कैसे होगा, इस रिएक्शन को कहा जाता है नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में HNO3 को यूज किया जाता है और ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये डिवाइड होकर बन जाता है OH माइनस और NO2 प्लस, और इस NO2 प्लस को हमने यहाँ पे लगाया है और इस रिएक्शन को बोलेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन आपको एक जगह और मिलेगा, 11th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में पहले एल्केन पढ़ा, फिर एल्कीन पढ़ा, फिर अल्काइन पढ़ा, लास्ट में बेंजीन के बारे में पढ़े थे। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्थो, मेटा, पैरा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, 5 टाइप के रिएक्शन पढ़े थे, उसमें आता है नाइट्रेशन। तो कहीं पे भी NO2 ग्रुप को लगाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन, और ये नाइट्रेशन करने के लिए HNO3 के साथ साथ H2SO4 की जरूरत पड़ती है, और इसलिए उन्होंने बोला है कि ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए H2SO4 को यूज करेंगे। नेक्स्ट, ओके, ठीक है, करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ग्रुप 70।